गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा सेकंड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट को शुरू करने जाएंगे और उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन प्रणाली के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो आज हम बेटा सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम क्या था और उसके प्रमुख लक्षण क्या रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रथम चरण था। इसने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास का एक नवीन युग प्रारंभ किया। एन श्रीनिवासन के अनुसार यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिध्यात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था। कूपलैंड ने इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में लिखा है कि इसने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया। पूर्वकालीन सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिका पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई थी और शासन पर नहीं। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालना था और इन व्यवस्थाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति ही उत्तरदायी थे। तो इसके पहले बेटा मैं आपको मॉन्टेस्क्यू की घोषणा बताऊंगी। 20 अगस्त 1917 महायुद्ध के समय से ही निरंतर बढ़ती हुई परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की जाए। नए भारत मंत्री मिस्टर मॉन्टेस्क्यू प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे, अतः उन्होंने उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसमें प्रमुख बातें ये थी। पहली, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दूसरी, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। तीसरी, उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है, जिन पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। चौथी, ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। घोषणा पत्र में जहां एक ओर यह उत्साहवर्धक बात थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है, वहीं इसके साथ ही यह निराशाजनक बात भी जोड़ दी गई थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप में ही हो सकेगी और प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति तथा समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यह कहकर कि भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग और उनके द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है, भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक अस्पष्ट धमकी थी। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1917 की घोषणा से भारतीय शासन में विकास के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इस घोषणा में पहली बार भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य घोषित किया गया। तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 है वो इस ब्रिटिश मॉन्टेस्क्यू घोषणा के ऊपर काफ़ी कुछ बेस्ड है बेटा। तो अब 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी भारतीय शासन अधिनियम की, वो मैं आपको बताऊंगी। सुधारों के उद्देश्य का उल्लेख व्यापक रूप में अधिनियम की प्रस्तावना में ही कर दिया गया था। वस्तुतः यह अगस्त 1917 की घोषणा के समान ही था। सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा अधिनियम की घोषणा का विश्लेषण इस प्रकार किया गया। नंबर 1, ब्रिटिश शासन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। दूसरा, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित
नीति का लक्ष्य, और तीसरा उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बात की जाए: प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास। अधिनियम की प्रस्तावना से नितांत यह स्पष्ट है कि इसमें साम्राज्य के बाहर स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं की गई है। प्रस्तावना में यह बात भी स्पष्ट थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत को सदैव अपने प्रभुत्व में बनाए रखना चाहती है, और यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों की आशाओं के अनुकूल नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों की राजनीतिक प्रगति के निर्णय का भार ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपना निश्चित रूप से अपमानजनक था। इस प्रकार 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना बहुत दोषपूर्ण थी और यह भारतीयों में उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रही। अब बेटा, क्योंकि इसकी पूरी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी है, तो अब इस अधिनियम की क्या प्रमुख लक्षण रहे थे उनको हम दो चरणों में बांटेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। तो आज एक लेक्चर में कुछ बताया जाएगा और इसके अगले लेक्चर में वापस उन्हीं महत्वपूर्ण लक्षणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रमुख लक्षण है वह है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। 1919 के अधिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना था। इसके अनुसार प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया था: रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की ही तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होना था। लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन का नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट बेटा, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकार के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई और 6 प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती है। तीसरा प्रमुख लक्षण भारतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान मंडलों का पुनर्गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 लाख, छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। चौथा पॉइंट है बेटा, अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया और उसके अधिकारों में वृद्धि की गई, लेकिन उसके साथ ही गवर्नर जनरल
को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सके। 5वां पॉइंट है बेटा, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बना रहने दिया गया था, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए। नवीन नियमों के अनुसार अब कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए। दूसरा नियम, भारतीय उच्च न्यायालयों के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। तेज बहादुर तपरू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए। तीसरा पॉइंट, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वे जनता के प्रतिनिधि न होकर के सरकार के यशमैन थे और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे, इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।